आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का ये चैप्टर 13 है। और इससे पहले हम लोग चैप्टर 13 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और पुष्य से भूति वंश के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। और ये अंतिम चैप्टर है हम लोग का, पेपर 1 का ये अंतिम चैप्टर है। इसके बाद पेपर 1 हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही खत्म होगा हम लोग का पेपर 1 समाप्त हो जाएगा। और एक साथ ही जितने भी मॉडल सेट छूटे हुए हैं उस सारे मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आपको लिखना है टेलीग्राम में लिखना है हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम लोग ये पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा था, लेकिन 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम क्लास खत्म कर देंगे। आज ही ये क्लास खत्म हो जाएगा पेपर 1 का, उसके बाद हम लोग पेपर 2 चालू करेंगे। तो इसमें बहुत सारा बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। आपको देखने में एकदम आसान आसान क्वेश्चन लगेगा, लेकिन बहुत घुमाकर अलग तरीके से क्वेश्चन इसको पूछा जाता है। देखिए ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? राजवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूति या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किया था वो पुष्यभूति ने किया था। इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति वंश कहते हैं। अगर पूछ देगा इस वंश का, जिस संस्थापक अगर आपसे पूछेगा स्थापना किसने किया तो पुष्यभूति, अगर संस्थापक भी पूछेगा तो पुष्यभूति। अगर कह देगा कि वास्तविक संस्थापक, जो कि कई बार पूछा जा चुका है, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक ध्यान रखिएगा प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन इसके बाद वाला राजा था, पुष्यभूति के बाद वाला राजा प्रभाकर वर्धन था, उसको वास्तविक संस्थापक इस वंश का माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और आपको कमेंट में लिख कर बताना है कि थानेश्वर किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, थानेश्वर किस राज्य में स्थित है आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने किया था? कालिदास, बाणभट्ट, पतंजलि या डी में से कोई नहीं। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किया था, जिसमें हर्षवर्धन के जीवन के बारे में पूरा वर्णन किया गया। हर्षवर्धन के जीवन के बारे में पूरा वर्णन किया गया। ये बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा निम्न में कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो उसमें बाणभट्ट का नाम आएगा। तो बाणभट्ट जो थे इसके दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट की कुछ और रचनाओं के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं इसी समय, क्योंकि बाणभट्ट की कुछ और रचनाएं भी हमसे पूछ ली जाएगी। जैसे ये तो हर्षचरित इनकी एक रचना है, कदम्बरी। और उसके बाद मयूर सूर्य शतक इन्हीं की रचना है, ध्यान रखिएगा। ये सब रचनाएं इन्हीं की, कादम्बरी, मयूर सूर्य शतक, हर्षचरित, ये बाणभट्ट की रचनाएं हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फरिहान, मेगास्थनीज, वेनसांग या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हर्षवर्धन के समय में वेनसांग भारत आया था, ध्यान रखिएगा, वेनसांग आया था। जो फरिहान आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, जो कि गुप्त वंश का था। वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया। और ये क्यों आया था भारत में? तो बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म का ये अनुयायी तो था ही, तो बौद्ध धर्म के जो स्थल है उनको घूमने के लिए, बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में, ध्यान रखिएगा, पढ़ा था और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने भी लगा था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो यही वेनसांग, आपको कमेंट में ये करके बताना है कि वेनसांग किस ईस्वी से किस ईस्वी तक भारत में रहा था, मतलब कौन कौन सा ईस्वी से। और एक बात, वेनसांग की एक रचना है, वेनसांग ने एक पुस्तक की रचना किया था, उस पुस्तक का क्या नाम है, उस पुस्तक का भी नाम आपको कमेंट में लिख कर बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पुस्तक का नाम आपको, उस पुस्तक का नाम को जिसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को निम्न में से किस राजा ने हराया था? पुष्यमित्र शुंग, पुलकेशिन द्वितीय, यशोवर्मन या डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। कहाँ पर? ये दक्षिण भारत में क्या कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे दक्षिण भारत में, ध्यान समझिएगा। इधर दक्षिण भारत में एंट्री कर रहे थे। एंट्री करने से पहले किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया हर्षवर्धन को। और ये पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, ध्यान रखिएगा, चालुक्य वंश का शासक था। और एक अभिलेख लिखवाया, क्या लिखवाया? हराने के बाद एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम रखा एहोल अभिलेख, ध्यान रखिएगा, एहोल अभिलेख। इसी ने हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में जाने से रोका था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, नहीं तो दक्षिण भारत में एंट्री कर जाता हर्षवर्धन। एहोल अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है।
अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन द्वारा अपनी राजधानी कहाँ ले जाया गया? देखिए सबसे पहले इनकी राजधानी थी थानेश्वर में, थानेश्वर में इनकी राजधानी थी, लेकिन हर्षवर्धन ने इसको कहाँ हस्तांतरित किया? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या डीन में इसको कन्नौज में, क्योंकि कन्नौज में राजधानी हस्तांतरित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कन्नौज मध्य में इनका जितना भी शासन था, जितना भी इनका क्षेत्र था, उसके मध्य में कन्नौज पड़ता था। देखिए ठीक से मैप नहीं बन पाया, उनके मध्य में कन्नौज, जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय मैप बनाकर बताए थे। चलिए कोई नहीं, इतना ही समझ, देखिए बन ही नहीं पा रहा मैप। चलिए और एक बार कोशिश करते हैं बनाने का। देखिए इसने क्या किया था, इनका जो शासन का मध्य जो होता था, चलिए नहीं बन पाया कोई नहीं, यहाँ कन्नौज था, ये वाला क्षेत्र इन्हीं कंट्रोल में था। ये कन्नौज इनके कंट्रोल में आ ही गया था कि जब हर्षवर्धन राजा बनने से पहले जब लड़ाई वड़ाई हुआ था तो इधर मालवा इनके कंट्रोल में आ गया था, कन्नौज भी इसके कंट्रोल में, क्योंकि कन्नौज में इसकी बहन की शादी हुई थी और वहाँ पर इसके बहन के पति की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि यहाँ मालवा के शासक ने मार दिया था। तब इसके बड़ा भाई ने भी क्या किया था, ये मालवा के शासक को मार दिया था। फिर उसके बाद बंगाल के शासक ने इसके हर्षवर्धन के बड़ा भाई राजवर्धन को मार दिया था। हर्षवर्धन ने किसको? बंगाल के शासक को मार दिया। तो सारा शासन खाली हो गया, पूरा शासन किसके कंट्रोल में आ गया? हर्षवर्धन के। तब तो यहाँ पर तो ये राजधानी रख नहीं सकता था, तो इसीलिए इसके मध्य में राजधानी लेकर आया, ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन, कन्नौज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था? हर्षवर्धन के समकालीन मतलब उसके समय का कौन सा था? ध्रुवसेन, शशांक, मिनांडर या डीन में से कोई नहीं। तो ये था शशांक, ध्यान रखिएगा, शशांक उसके समय का शासक था। किसके समय का? हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन ने ही शशांक को मारा था ना, हर्षवर्धन ने किसको मारा था? शशांक को मारा था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखा था? वार्णभट्ट, पतंजलि, कालिदास या डीन में से कोई? आपको पता है वार्णभट्ट ने इसकी जीवनी लिखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ करवाया था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाओं का मतलब हमेशा आयोजन कहाँ करवाता था? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या डीन में से कोई नहीं। तो ये प्रयाग में करवाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्यभूति किस वंश के सामंत थे? ये किस वंश के सामंत थे? गुप्तों के सामंत थे, कुषाण वंश के, सातवाहन के, डीन में से कोई नहीं। तो ये गुप्त वंश के सामंत थे। पुष्यभूति किसके सामंत थे? गुप्त वंश के ही सामंत थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र हर्षवर्धन के अंतर्गत नहीं आता था? हर्षवर्धन के मतलब शासन के अंतर्गत नहीं आता था। कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु, क्योंकि दक्षिण भारत में एंट्री नहीं कर पाया। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास खत्म हो गया, साथ में चैप्टर 13 भी खत्म हो गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा कुछ है नहीं। ये है भी तो जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास करवाएंगे तो उसमें करवा देंगे। अब हम लोग को जल्दी से जल्दी पेपर 2 स्टार्ट करना है। तो पेपर टू जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। तो आप कमेंट में करके बताइए कि पेपर 2 किस दिन से स्टार्ट किया जाए। क्या अगला क्लास पेपर 2 का रखा जाए, या आप लोग सबसे पहले, क्योंकि मॉडल सेट हम देंगे ना, बहुत सारा मॉडल सेट बाकी रह गया, तो उसको टेलीग्राम ग्रुप में देंगे, तो आप मॉडल सेट भी सॉल्व कीजिएगा। तो क्या बीच में थोड़ा सा समय मिलना चाहिए, या पेपर 2 अगले क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।